नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का नया चैप्टर है, अध्याय है भाग 11, यानी कि संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से शुरू करेंगे, जिसका नाम है केंद्र और राज्य का संबंध। इसके पहले के वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको पूरा देख लीजिए। वहां हमने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, राष्ट्रपति, इन सबको पढ़ा दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? केंद्र राज्य विधायी संबंध। देखिए, केंद्र और राज्य के कई प्रकार के संबंध होते हैं। एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध, एक वित्तीय संबंध। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संबंध होते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। विधायी संबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप कर लेंगे निश्चित तौर पे, बशर्ते आप इसको ध्यान से पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ये जो टॉपिक है, या यूँ कहें कि जो हम पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ काम आएगा। तो अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, है ना, वनडे एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही लाभ देगा। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें टोटल कितने भाग हैं। तो संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं 395, है ना। अब 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची हैं 12 अनुसूची हैं। शुरुआत में भी 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं। शुरुआत में अनुसूचियां थी केवल 8, और बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई, तो टोटल इस समय 12 अनुसूची है। अब इसमें हम लोग आज जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है भाग 11 का, और नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र का और राज्य का संबंध कैसा होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे है। तो संबंध में 3 चीज़ें हैं। एक है विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब विधि बनाने वाला संबंध, यानी कि केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएंगे। तो कानून बनाने के आधार पे इनका क्या आपस में संबंध है, कौन कौन से विषय पर कानून ये बना सकते हैं, कौन कौन से विषय का बंटवारा हुआ है, इत्यादि इसमें हम पढ़ेंगे। फिर जब कानून बन जाता है तो उस कानून का पालन होता है, तो प्रशासन उसका कैसा होगा, यानी उस कानून का पालन कैसा होगा, इससे क्या संबंध है, यानी कौन सा कानून केंद्र कराएगा पालन उसका, कौन राज्य कराएगा, इन दोनों के बीच टकराव होगा तो किसका माना जाएगा, ये सब। फिर तीसरा है वित्तीय संबंध, यानी धन का बंटवारा कैसे होगा, करों का आपस में बंटवारा कैसा होगा, किस विषय पर कौन टैक्स लगाएगा, केंद्र किस विषय पर केंद्र टैक्स लगाएगी, कर किस विषय पर राज्य लगाएगा, फिर कौन लगाएगा तो कौन वसूलेगा, किस अनुपात में बंटवारा होगा, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो जो विधायी संबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे 245 से लेकर के 255 के बीच में। 245 से 255 ये क्या है? केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। प्रशासनिक संबंध में हम लोग पढ़ेंगे 256 से 263 तक, ये है प्रशासनिक संबंध। वित्तीय संबंध में हम लोग पढ़ेंगे 268 से 281 तक। यानी यहाँ पे जो अनुच्छेद हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो लोग LT ग्रेड की परीक्षा देकर आए हैं उनमें आप देखिएगा, अनुच्छेद 253 के बारे में पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर कौन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून किस आर्टिकल से संबंधित है जिस पर संसद कानून बना सकती है, तो 253 के बारे में पूछा गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और अपने ज्ञान के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? विधायी संबंध, यानी विधायी संबंध किस तरह से है। तो हेडिंग डालते हैं, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। अब इसमें यहीं पे पहले हम नोट कर लें, विधायी संबंध का मतलब हुआ कि कानून, ऐसे कहें कानून बनाने का नियम, कानून बनाने का नियम, यानी हमारा जो संविधान है
वो संविधान ही बताता है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, वही बंटवारा करता है संविधान ही। आप जानते हैं एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक राष्ट्रपति वाली व्यवस्था होती है, एकात्मक होती है, संघात्मक होती है। तो जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें संविधान प्रमुख होता है, संविधान शक्तियों को बांटता है, यानी कौन सी शक्ति राज्य इस्तेमाल करेगा, कौन सी शक्ति केंद्र इस्तेमाल करेगा, कौन सी शक्ति राज्य इस्तेमाल करेगा। अगर संविधान बांटे ही न तो किसी एक विषय पर राज्य भी कानून बना देगा और उसी विषय पर केंद्र भी कानून बना देगा, और हो सकता है दोनों का कानून अलग अलग हो, तो फिर किसका माना जाएगा। तो यहाँ पे मीडिएटर कौन है, संविधान, यानी कि संविधान ही बताता है किसको क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमने अनुच्छेद लिखा था 245 से 255, इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है 245। अब मैं इधर अनुच्छेद लिखूंगा और इधर ये लिखूंगा कि मतलब इस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। तो 245 अनुच्छेद 245 में क्या है, सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण, यहाँ कोई बाउंड्री की बात नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बाउंड्री, सीमा कहाँ कहाँ तक है, उसकी बात नहीं हुई। यहाँ सीमा का निर्धारण का मतलब, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कानून बनाने की सीमा। यानी अनुच्छेद 245 में लिखा है कि केंद्र का जो विषय है, केंद्र का विषय, या यूं कहें कि राष्ट्रीय महत्व का जो विषय है उस पे कानून बनाएगी संसद। यानी संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है और देश के किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है, और राज्य के लिए कानून बनाएंगे राज्य की विधायिका। तो मैं कम लिखूंगा लेकिन बोलूंगा ज़्यादा, तो अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। अनुच्छेद 245 में सीमा का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 245 में ये बताया गया है कि संसद कानून बना सकती है पूरे देश के लिए और देश के किसी एक भाग के लिए भी कानून बना सकती है। और इसी में ये बात लिखी गई है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है केवल अपने राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल मध्य प्रदेश के कानून बनाएगा, राजस्थान के लिए कानून बनाएगा, नहीं। मध्य प्रदेश का विधानमंडल मध्य प्रदेश के लिए कानून बनाएगा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगा। लेकिन केंद्र का, यानी केंद्र की जो संसद है वो राष्ट्रीय लेवल पर कानून बनाएगी, किसी राज्य के लिए भी बना सकती है, ऐसा। तो ये अनुच्छेद 245 में ऐसा लिखा गया है। फिर दूसरा अनुच्छेद है 246। ध्यान से समझिएगा, 246 में विषयों का बंटवारा किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 246 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। अब विषयों का बंटवारा करने के लिए एक अनुसूची बनाई गई, यानी 246 का प्रयोग करके संविधान में एक अनुसूची बनाई गई, और उस अनुसूची का नाम क्या है, अनुसूची 7। अनुसूची 7 का नाम सुना होगा आपने। अनुसूची 7 में 3 प्रकार के विषय रखे गए हैं, 3 प्रकार के विषय। एक विषय रखा गया है केंद्र के लिए, एक विषय रखा गया है राज्य के लिए, और एक विषय रखा गया है दोनों के लिए। तो जो केंद्र के लिए है उसका नाम है संघ सूची, यानी अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और इस 7वीं अनुसूची में 3 भाग किए गए हैं कानून बनाने के, यानी कानून के 3 भाग किए गए हैं। विषयों का बंटवारा किया गया है केंद्र के लिए, राज्य के लिए और दोनों के लिए। केंद्र जिस विषय पर कानून बनाएगा उस विषय के लिए नाम रखा गया है संघ सूची, और इसमें टोटल 98 विषय हैं। यानी केंद्र की संसद भारत में टोटल 98 विषयों पर कानून बना सकती है। उन 98 विषयों की यहाँ लिस्टिंग की गई है, इसके अलावा और विषय पर नहीं बना सकती। राज्य के लिए राज्य सूची का नाम है राज्य सूची, और राज्य सूची में 59 विषय हैं वर्तमान में, 59।
अब ये 59 विषय की लिस्टिंग की गई है और इस 59 विषय पर कानून केवल राज्य बनाएगा, केंद्र नहीं बनाएगा। इसके अलावा तीसरी जो है उसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। अब समवर्ती का मतलब होता है कि इस 52 विषय में उसी एक विषय पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा, शिक्षा पर अगर कानून बनाना है तो केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 246 में, यानी कि विषयों का बंटवारा किया गया है। अब इसके बाद अनुच्छेद आता है 247। 247 में अतिरिक्त न्यायालय की बात की गई है। अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय मतलब नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे समझिए कि केंद्र की मतलब संघ सूची के विषय पर अगर कानून बनाना है तो इसके लिए अतिरिक्त न्यायालय का गठन किया जा सकता है। संसद, यानी संसद अतिरिक्त न्यायालय का गठन कर सकती है। मतलब जितने न्यायालय हैं अगर उनसे काम नहीं चल रहा है, कुछ और न्यायालय बनाना है और उसने विषय निर्धारित किए हैं, संघ सूची में सारे विषयों की लिस्टिंग है, उन विषयों से संबंधित कोई अगर मामला है, वो मामले जो वर्तमान के न्यायालय हैं उसमें अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए अलग से न्यायालय की स्थापना कर सकती है संसद, ऐसा अनुच्छेद 247 कहता है। इसके अलावा फिर आता है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में क्या है? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति, और ये अवशिष्ट शक्ति दी गई है केंद्र को, यानी संसद को। जहाँ भी केंद्र का नाम लेंगे, केंद्र का मतलब केंद्र पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, यानी संसद। अवशिष्ट शक्ति का मतलब हुआ कि ऐसा विषय हो सकता है जो न ही राज्य सूची में लिस्टिंग हो, न ही संघ सूची में लिस्टिंग हो उसका, और न ही समवर्ती सूची में हो। जैसे अभी यूट्यूब पर अगर नियम बनाना हो तो जब संविधान बन रहा था, ये सूचियाँ बन रही थी, तो उस समय तो यूट्यूब का नामो निशान नहीं था, तो यूट्यूब का जिक्र कैसे होगा? अब यूट्यूब पर कोई नियम अगर बनाना है तो न राज्य का विषय है, न केंद्र का विषय है, न समवर्ती सूची का विषय है, तो ये कैसा विषय हो गया? अवशिष्ट विषय हो गया। और अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा। ठीक, तो संसद बनाएगी। यानी कोई नया अगर मामला आ जाता है तो उस पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। फिर अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि अगर राज्यसभा अगर चाहे तो अपने सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करा सकती है और उस पर संसद कानून बनाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर संसद से कानून बनवा सकती है। सरल भाषा में इसको आप लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है उस पर कानून संसद बनाना चाहती है, संसद को बनाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव अगर राज्यसभा पेश कर देती है, पारित करा देती है 2/3 बहुमत से, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाना पड़ेगा, है ना। और ये जो कानून बनेगा, यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, 1 वर्ष तक प्रभावी। और 1 वर्ष के बाद फिर से इसको अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसे अनगिनत बार बढ़ाया जा सकता है। यानी इस विषय पर जो 2/3 बहुमत से पारित किया गया मामला है जिस पर संसद कानून बनाएगी, वो 1 साल तक ही चलता है, वो आजीवन नहीं चलता। लेकिन हाँ, 1 साल के लिए इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 250 है। अनुच्छेद 250 क्या है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रीय आपात के समय संसद राज्य सूची
पर भी कानून बनाएगी, राज्य सूची पर भी कानून बनाएगी। आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, ये इसका अलग चैप्टर है, पढ़ाएंगे आपको। तो अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो गया है तो विधानमंडल आप जानते ही हैं पूरी तरह से एक तरह से उसका कारोबार ठप हो जाता है। तो राज्य के भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो बनाए ही, लेकिन अगर वो बनाना चाहती है तो बना सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो राज्य के जो विषय हैं उस पर भी कानून संसद बना सकती है अगर राष्ट्रीय आपात लागू है तो। और अगर ऐसा होता है तो ये कानून जब राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा तो उसके 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह तक, जब तक राष्ट्रीय आपात लागू है तब तक वो कानून लागू रहेगा। राष्ट्रीय आपात जिस दिन समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी 6 महीने तक वो कानून प्रभावी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 249 के तहत 1 वर्ष तक कानून रहता है और अनुच्छेद 250 के तहत 6 माह कानून रहता है आपातकाल समाप्त होने के बाद। 250 हो गए। अब 251 में टकराहट की बात की गई है। टकराहट, अगर केंद्र में और राज्य में टकराव हो जाए, केंद्र वर्सेस राज्य, तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। मतलब अनुच्छेद 249 के तहत कानून बनाया गया, अनुच्छेद 250 के तहत कानून बनाया गया और फिर राज्य ने भी उस विषय पर कानून बनाया और दोनों का कानून अलग अलग, टकराहट पैदा हो गई। तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून माना जाएगा प्रभावी। लेकिन ध्यान रहे, अगर उस कानून पर राष्ट्रपति की मुहर लगी है तो फिर उसे केंद्र पर वरीयता नहीं दी जाएगी, राज्य पर ही वरीयता दी जाएगी। लेकिन बाद में और राज्य भी उसे अपना सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए, जब किसी राज्य में कानून बनता है तो राज्यपाल सबसे अंतिम जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विधानमंडल पास करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उसको यस या नो कर सकता है। अगर यस कर दिया तो कानून बन गया। लेकिन राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार है कि वो अपनी स्वीकृति न दे करके, अगर उसको लगता है कि मामला बड़ा है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेता है, यानी राष्ट्रपति के पास वो बिल भेज देता है। और मान लीजिए वहाँ से राष्ट्रपति को मतलब स्वीकृति मिल गई उस कानून पर, तब तो समझो कि केंद्र की ही स्वीकृति मिल गई है। तो ऐसे में फिर वो केंद्रीय ही कानून हो गया, तो फिर उसको वरीयता देने की बात ही क्या है, तब तो राज्य का माना ही जाएगा। अब अनुच्छेद 252 है एक। अनुच्छेद 252 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से कानून बनवा सकते हैं। मैं अपनी ठेठ हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन आप भाव को समझिए। अगर मामला है राज्य का ही विषय है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं कि इस पर हम कानून न बनाएं, इस पर संसद कानून बनाए, तो फिर संसद को उस पर कानून बनाना पड़ेगा। और जो राज्य इसके लिए कहे हैं कि आप कानून बनाइए, वो राज्य तो अपने यहाँ उस कानून को लागू करेंगे ही, लेकिन और भी राज्य अगर चाहें तो उसको वो अपना सकते हैं, बिना अपने यहाँ कानून बनाए ही उस कानून को वो अपना सकते हैं। आप समझिएगा, जैसे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो उस समय ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वन्य जीव का जो मामला था वो राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का। लेकिन इस विषय पर कानून कौन बनाया है? केंद्र ने बनाया है, यानी कि संसद ने बनाया है कानून। तो जब ये राज्य सूची का है तो संसद ने कानून कैसे बनाया इस पर ऐसे बनाया कि 2 से अधिक राज्यों ने कहा था कि आप इस पर कानून बनाइए, तो संसद ने इस पर कानून बनाया था। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत
5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उनमें से ये वन भी था, वन, वन्य जीव, शिक्षा, इन विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया है। यानी राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन उस समय राज्य सूची का विषय था, इसीलिए 2 या 2 से अधिक राज्यों ने संसद से कहा तो संसद ने कानून बनाया था अनुच्छेद 252 के तहत। इसके अलावा अभी जो LT में प्रश्न आया था अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई मामला है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामला अगर कोई है तो वो फिर चाहे राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो, चाहे समवर्ती का, चाहे जिसका, उस पर कानून बनाएगी संसद। जैसे मामला UNO का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कोई निर्देश जारी किया और उस पर कानून बनाना है, तो भले वो मामला राज्य का ही हो, लेकिन अब उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले कौन देखता है? संसद, यानी केंद्र। अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि समवर्ती सूची और केंद्र सूची में अगर टकराव हो, यानी अगर संघ सूची और राज्य सूची में टकराव होगा, संघ सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में अगर टकराव होगा तो संघ सूची को वरीयता दी जाएगी। यानी ऐसे समझिए कि अगर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया समवर्ती सूची पर, तो ऐसे में संघ को वरीयता दी जाएगी, यानी केंद्र को वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर राज्य ने कानून बनाया है और उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने दिया है, तब राज्य को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 254। और लास्ट है 255। 255 में है प्रक्रिया संबंधी दोष। प्रक्रिया संबंधी, यानी कानून बनाते समय अगर किसी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो कानून रद्द नहीं होगा। जैसे कोई कानून बनाना है केंद्र में और पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से नहीं ली गई, कानून बन गया और बाद में अनुमति मिली, तो वो रद्द इसलिए नहीं होगा कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। नहीं, कानून अच्छा है, भले प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, बाद में तो अनुमति ली गई ना, इसलिए तो प्रक्रिया का पालन भले ना हुआ हो लेकिन वो कानून रद्द नहीं होगा, ऐसा 255 में कहा गया है। तो ये है मामला अनुच्छेद 245 से 255, जो कि केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के बारे में है। तो आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।